हाय एवरीवन, दिस इज मी सत्यान शर्मा और ये चैनल पे फिफ्थ पॉडकास्ट होने वाला है। एंड आई हैव ब्रॉट वन ऑफ माय बैचमेट्स आरिश टिक्कू। इसने जेई मेंस में भी काफी अच्छा स्कोर किया है और जेई एडवांस में भी अच्छा स्कोर किया है एंड फाइनली ही हैज गॉट अ सीट इन आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल पावर एंड ऑटोमेशन ब्रांच। तो ओवर टू यू आरिश, मार्क्स रैंक बता दे थोड़ा जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरिश टिक्कू है। मैं अभी करंटली आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ और मेरी जेई मेंस में रैंक आई थी 1282 और जेई एडवांस में मेरी रैंक आई थी 710। और जेई एडवांस में मार्क्स कितने थे? 225। और सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज तो अभी याद नहीं, बट फिजिक्स में हाईएस्ट थे, केमिस्ट्री में कम और मैथ्स में उससे कम। अच्छा अच्छा। तो आरिश, कब ये डिसाइड हुआ कि जेई की तैयारी करनी है या फिर एक आईआईटी को जो ड्रीम लेके हर कोई चलता है 11th के स्टार्ट में, कब डिसाइड कब हुआ और कैसे इसकी तैयारी की शुरू की? ये आईआईटी का ये जो वर्ड मैंने काफी बचपन में ही सुना था, 9th 8th में सुना था कि आईआईटी जैसे कॉलेजेस होते हैं, सबसे प्रीमियर कॉलेजेस होते हैं कंट्री के। तो इसकी प्रिपरेशन यहीं से हमारे बड़े भाई होते थे, वो भी आईआईटी की तैयारी करते थे। तो उनसे ही इंस्पायर हुए हैं इनिशियली कि आईआईटी कोई चीज होती है, इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज होती है और भी कई कई चीजें होती हैं। फिर 11th में मैंने कोचिंग ज्वाइन की, वीएमसी। वहीं से मैंने 11th और 12th पढ़ा, जिससे कि मतलब वहीं पे हमारा पढ़ाई हुई, मेंटरिंग हुई। मेरे दोस्त भी वहीं से है, तो वहीं से 2 साल तैयारी करने के बाद, 2 ढाई साल तैयारी करने के बाद मैंने फाइनली ये अचीव कर ही लिया। और 11th 12th में कैसा जर्नी रहा? मतलब कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ कैसा रहा, या कोचिंग में कैसा मजा आया 2 साल? क्योंकि दूसरे साल तो ऑनलाइन हो गया था, ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है। हाँ हाँ हाँ। क्या बोलते हैं, ऑफलाइन 12th के स्टार्ट में हमारा कोविड सिचुएशन की वजह से सारा सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। थोड़ा डिफिकल्टी तो आती है, बट मैनेज हो जाता है। ऑनलाइन में फायदे भी बहुत है, जैसे टाइम बचता है। हम्म। और क्या बोलते हैं, थोड़ा ऑनलाइन में हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स डाल सकते हैं। साथ में ट्रैवल का ट्रैवल का जो ट्रैवल के बाद रेस्ट करना पड़ता है, थोड़ा थकान होती है, कोचिंग जाना आना वो भी बचता है। तो ऑनलाइन मीडियम के फायदे तो बहुत है, पर थोड़ा पीयर लर्निंग वाला एक्सपेक्ट थोड़ा कम हो जाता है उसमें। जो कि पीयर लर्निंग एक चीज है जो मैं इम्पोर्टेंट कंसिडर करता हूँ, हम्म। कि मैंने काफी चीजें ऐसी सीखी है जो अपने टीचर से नहीं, बल्कि मैंने अपने पीयर से ही सीखी है। वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट वो मेंटेन किया जा सकता है थ्रू फोन या व्हाट्सएप के थ्रू। वो फिर भी मेंटेन कर सकते हैं। एक यार, जो मेरे को काफी कॉमन डाउट आता है वो ये आता है कि जो कोचिंग वाले रहते हैं वो सेल्फ स्टडी को कितना टाइम डिवोट कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कोचिंग रहती है वो 8 से 9 बज जाता है, घर आने में फिर टाइम नहीं बचता, तो सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालते हैं? सेल्फ स्टडी का टाइम यही है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्कूल में थोड़ा सा ब्रेक के आवर्स होते हैं, लाइब्रेरी के पीरियड होते हैं, गेम्स के पीरियड होते हैं, वो थोड़ा सा उसमें से टाइम निकाल सकते हैं। साथ में अगर आप अपना एक शेड्यूल बनाओगे ना, टाइम टेबल बनाओगे, तो उससे आप टाइम सेव कर सकते हो काफी सारा। वरना विदाउट नोइंग कि मैं कब क्या करने वाला हूँ, काफी सारा चीजें हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। काफी सारी चीजें हमको पता होता है कि हमें करनी है, बट नहीं कर पाते हैं। तो वो टाइम टेबल बनाना, स्कूल में से 2-3 घंटे चुराए जा सकते हैं। और भी एक बार आप और दूसरा एक बार आप फोकस हो गए ना अपने काम में, तो आप टाइम अपने आप बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा 11th के स्टार्ट में जो बच्चा आ रहा है, आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, उससे कम से कम 5 to 6 आवर्स की स्टडी की हैबिट बनानी चाहिए। स्टार्ट से ही बनाएगा तो उसको बहुत फायदा होगा। अच्छा। और इस पूरी जर्नी में 2 ढाई साल की जो जर्नी रही है, इसमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी? जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों की बताना, डिफरेंसेस होते हैं कुछ कि जेई एडवांस के लिए एक पर्टिकुलर बुक रहती है, वो जेई मेंस के लिए नहीं रहती। अगर मैं सबसे पहले पूछूं फिजिक्स की बात करें। देख, बुक्स बताने से पहले मैं बोल देता हूँ, बुक्स चाहे मैं आपको सारी बेस्ट बुक्स बता दूंगा, बट अगर आप उनको फुल्ली करोगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। मतलब
काफी बच्चे बुक्स खरीद लेते हैं, जो कि मैंने भी किया था। काफी बच्चे बुक्स खरीद लेते हैं और फिर उनको ओपन तक नहीं करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसमें कोई फायदा नहीं आएगा। और बुक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं कोचिंग के मटेरियल को मानता हूँ। यानी कि मैं कोचिंग जाता था वीएमसी, तो वीएमसी से हमको मटेरियल मिलता था वर्क बुक्स। उसमें क्वेश्चंस होते थे, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते थे। वो मेरे लिए सबसे इफेक्टिव टूल रहा है मेरी तैयारी में। ऑल थैंक्स टू वीएमसी। उसी की वजह से मैं आईआईटी क्लियर कर पाया हूँ इन मेनी वेज। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। थ्योरी पढ़ते जाओगे, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की नहीं होगी, तब तक उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा आपको। एक बारी किसी टॉपिक पे 100-200 क्वेश्चन कर लोगे तो वो टॉपिक की थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी और अब टेस्ट में भी उसमें मार्क्स मिलेंगे आपको। वो आपको वो टॉपिक टेस्ट में भी मार्क्स फेच करेगा। जहां तक बुक्स की बात आती है, फिजिक्स के लिए वही बुक होती है जो सब जानते हैं, एच सी वर्मा, जिनको अभी अभी पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। फिजिक्स के लिए बेसिक थ्योरी कंसेप्ट के लिए एच सी वर्मा बहुत अच्छी है। और उसकी अगर एक्सरसाइजेस भी करेगा बंदा तो काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर उसके बियॉन्ड जाना चाहता है तो सिंगेज की बुक्स आती हैं, डीसी पांडे नाम की बुक आती है, आशीष अरोड़ा नाम की बुक आती है, वो बुक्स फॉलो कर सकता है। सारी नहीं, कोई एक एच सी वर्मा प्लस इन सब में से कोई एक। अच्छा। केमिस्ट्री की बात आए तो केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी। ये सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी जे एडवांस में एनसीईआरटी की एक दो लाइन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं दिया होता है, सीधा एनसीईआरटी से उठ के आता है पेपर। काफी बट एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, बट सफिशिएंट नहीं है। अगर केमिस्ट्री में बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए एक बुक आती है एमएस चौहान, इनऑर्गेनिक के लिए आती है वीके जायसवाल, और फिजिकल के लिए आती है एन अवस्थी। ये सारी बुक एडवांस लेवल तक काफी अच्छी बुक्स है। अगर देखा जाए तो काफी अच्छी, जो भी मैं बुक्स बता रहा हूँ वो मतलब एडवांस लेवल की ही है। मतलब मैंने मोस्टली एडवांस को ही टारगेट किया था स्टार्ट से ही। मेंस एज अ कॉन्सिक्वेंस निकल गया, अच्छा रैंक भी आ गया। जहां तक मैथ्स की बात आती है, मैथ्स में तो मैंने ज्यादा बुक्स फॉलो नहीं की, क्योंकि मैथ्स में वर्कबुक के थ्रू ही प्रैक्टिस हो रही थी, तो ज्यादा बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ा अगर कोई करना चाहता है तो एक बुक आती है सिंगेज की, जी टिवानी की, तो वो कर सकता है। वैसे वो ज्यादा एग्जॉस्टिव बुक है, बट अगर थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो तो अच्छी बुक है। अच्छा अच्छा। जो 2 से लेके 2.5 साल तक की जर्नी थी, उसमें जो 1.5 साल तो हम लोग का निकल गया था, तो लॉकडाउन में क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन काफी ज्यादा हो जाता है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होता है कि आज की चीज कल करेंगे। तो कैसे मोटिवेट किया थ्रू आउट पूरे लॉकडाउन को, अपने को कैसे मोटिवेट रखा है इतने दिनों तक? लॉकडाउन होते ही पहले 2-3 दिन तो मुझे थोड़ा सा भी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता रहा कि यार लॉकडाउन हो गया, अब कोचिंग बंद, अब पढ़ाई कैसे होगी। पर जैसे ही वीएमसी वालों ने ऑनलाइन मीडियम स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड हो गया उसको लेके कि भाई लॉकडाउन हो गया, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मान लो अगर जैसी पेस में मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा रैंक अगर 2000 आने वाला है, तो क्यों ना मैं उसको 1500 करूँ, क्यों ना मैं उसको 1000 बनाऊं, क्यों ना मैं उसको 500 बनाऊं। ये फायर जब आपके अंदर होगी तो आप अपने आप ही चीजें करने लग जाओगे। थोड़ा सा टीचर्स के साथ कांटेक्ट बनाओ और फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट बनाओ। अगर और पेरेंट्स के साथ एक मतलब दिन में आधा घंटा अच्छी से बात करोगे ना, तो मोटिवेटेड तो आप रहोगे ही। बाकी टाइम पढ़ाई में डिवोट करो, प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई चांस ही नहीं है अगर आप कॉन्टैक्ट्स अपने अच्छे बनाओगे। वरना वरना तो जब बंदा अकेला हो जाता है तब प्रोक्रेस्टिनेशन, अनमोटिवेटेड रहना तो काफी ऑब्वियस है। और एक और जो मेरे को काफी कॉमन डाउट आता है, काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं तो उनको अपना ओपिनियन एक सजेस्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपका ओपिनियन पूछना चाहूंगा कि बैकलॉग्स को कैसे कवर किया जाए। बैकलॉग्स थोड़ा सा,
जैसे कोई, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, जैसे मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री में 11th के टाइम पे एक चैप्टर होता था थर्मोडायनेमिक्स करके, हम्म, वो मैंने 12th एंडिंग में जाके सीखा। मतलब आप समझो, 11th एंडिंग से लेकर 12th एंडिंग तक जितने पेपर्स हुए, उसमें थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन जब भी आता था मैं छोड़ के आ जाता था। तो बैकलॉग्स के लिए मैंने भी ट्राई किया है काफी कि कभी कोई बैकलॉग बन जाए तो उसको फिल कैसे किया जाए। नहीं ट्राई करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए उस टाइम के लिए। और लास्ट में जब फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि मिलता है टाइम, जैसे लॉकडाउन की वजह से हमें भी मिला था, हमारी तैयारी 2 साल की नहीं थी, 2.5 साल की थी। तो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया था, उस टाइम में मैंने सारा बैकलॉग कवर कर दिया। फर्स्ट बेस्ट थिंग इज डोंट क्रिएट एनी बैकलॉग्स। इफ क्रिएटेड, उनको छोड़ दो। जब फ्री टाइम मिलेगा, जैसे 11th एंडिंग में फ्री टाइम मिलेगा, 12th एंडिंग में फ्री टाइम मिलेगा, तो उधर आप उसको पकड़ो। अच्छा। रिवीजन टाइम जो बेसिकली हम रिवीजन में लगाते हैं, हम्म उस टाइम पे बैकलॉग वाले चैप्टर्स को उठाओ, वरना अगर आप बैकलॉग क्लियर करने लग गए तो वो लॉग खत्म हो जाएगा, तब तक नया बन जाएगा। हम्म। तो उसको छोड़ ही दो अभी के लिए। अच्छा। ये मेरा ओपिनियन है, कुछ और भी हो सकता है किसी का। हम्म। और जैसे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद कितने परसेंटाइल आए थे? मेरे आए थे 99.875। अच्छा, तो इसके बाद एडवांस की तैयारी पे कैसे, क्या स्ट्रेटजी चेंज किया था जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए? कोई अलग सी स्ट्रेटजी बनाई थी, या जो जेई मेंस की फॉलो करते आ रहे थे वही बनाई थी? मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैं स्टार्ट को से ही एडवांस को ही अपना फोकस लेके चल रहा था। उल्टा, एक्चुअली क्वेश्चन उल्टा होना चाहिए, मैंने अपनी तैयारी मेंस की तरफ कैसे ओरिएंट की, ऐसा होना चाहिए। वो मेंस के लिए यही बेसिकली प्रीवियस ईयर चाहिए। और इन जनरल जो बच्चा मेंस को फोकस कर रहा है, जब उसका मेंस क्लियर हो जाए, वो थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जैसे बुक्स होती हैं, फिजिक्स हम्म में इरोडोव नाम की एक बुक आती है, हम्म उसके क्वेश्चन थोड़ा ट्राई किए, थोड़ा थिंकिंग को इवॉल्व करना पड़ता है। जनरली ये सजेस्टेड रहता है कि ये स्टार्ट से ही आप लेके चलो। ये जो थॉट प्रोसेस बनाने का प्रैक्टिस है, बड़े क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन जो अप्रोच है, वो स्टार्ट से ही बनाना चाहिए। बट अब काफी बच्चे मेंस को टारगेट करते हैं, उसके बाद एडवांस के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें इस पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। और किसी भी एग्जाम को, चाहे जेई का हो या कल को यूपीएससी आ जाए, प्रीवियस ईयर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स, सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट रिसोर्स, उससे कोई ज्यादा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ गए हैं उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई, ये जो बाहर आज भी एडवांस के क्वेश्चन में अलग ही फ्लेवर होता है, किसी भी बुक में उठा दो वैसा फ्लेवर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर को टारगेट करना चाहिए अगर आप एग्जाम की बात करो, बाकी जनरल प्रैक्टिस तो रखनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर करने का क्या तरीका होना चाहिए? चैप्टर वाइज हमें सॉल्व करने चाहिए, या एक बार चैप्टर वाइज कर लिए तो, क्योंकि एडवांस से पहले जैसे हम लोग मॉक टेस्ट पेपर भी देते हैं कि ठीक है 2011 से लेके 2021 तक के जेई एडवांस के पेपर्स दे दिए, हम्म। तो उसको कैसे सॉल्व करें? मतलब चैप्टर वाइज करना क्या जरूरी है, या डायरेक्ट हम बाद में पेपर सॉल्व करें? चैप्टर वाइज आप उन चैप्टर्स के ट्राई कर लो, जिनका थोड़ा आप, जिसमें आप फील करते हो कि आप वीक हो, उन चैप्टर्स का करो। जिनमें आप स्ट्रांग हो उनका करने का कोई फायदा नहीं है, कोई ज्यादा फायदा नहीं है। हम्म फिर टेस्ट पेपर, जैसा आपने बोला, 2000 किसी एक ईयर सेट करो, जैसे मैंने 2016 सिलेक्ट किया था, 2016 से लेकर 2020 तक सारे पेपर देने। जैसे कहीं अगर आप कोचिंग जाते हो तो वहां पे भी टेस्ट सीरीज लेते होंगे, हम्म वहां पे 2000 जैसे वहां पे टेस्ट हो रहे थे 3 घंटे, 3 3 घंटे के 2 टेस्ट, 2 घंटे का गैप बीच में, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन के साथ टाइमर लगा के आप दोनों पेपर दो, फिर उसका एनालिसिस करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, वरना आप फालतू में टेस्ट देते जाओगे, आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। हम्म 6 6 घंटे, 6 घंटे का टेस्ट, बीच में 2 घंटे का ब्रेक, उसके बाद 3 घंटे का एनालिसिस। एक बारी ये रूटीन डल जाएगी, फिर मार्क्स भी आएंगे। दूसरा, प्रीवियस ईयर उस चैप्टर्स के जिनमें आप वीक हो,
जिनके जिनके ऑलरेडी, जैसे मेरा एक चैप्टर था आयनिक इक्विलिब्रियम, वो काफी टफ चैप्टर माना जाता है, बट मेरा स्ट्रांग था, तो मैंने उसके प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट नहीं किए। मैंने थर्मोडायनेमिक्स के अटेम्प्ट किए, केमिकल इक्विलिब्रियम के अटेम्प्ट किए, उसके नहीं किए। ऐसे करना चाहिए, मतलब बी वाइज, मतलब मजदूरी वाला काम मत करो, इंटेलिजेंट काम करो। हमेशा स्मार्ट वर्क विल आउटवे हार्ड वर्क। एक और यार जो मेरे को काफी कॉमन डाउट आता है, वो ये आता है कि भैया एक बेस्ट वे क्या होता है किसी भी चैप्टर को अप्रोच करने का, थ्योरी फिर एग्जांपल्स फिर एक्सरसाइज, तो वो कैसे किया था आपने? इसमें बेसिक यही है, जो आपने आप जहाँ भी कोचिंग, पहले फर्स्ट पॉइंट इज, आप जहाँ भी कोचिंग जाते हो उसके साथ साथ रहो। ऐसा मत करो कि आप मतलब कोचिंग में कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप कुछ और पढ़ा रहे हो। कोचिंग में रोटेशन चल रहा है, आप सेंटर ऑफ मास पे ही पढ़ रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट इज कि आप अगर सर रोटेशन पे आ गए, आप भी रोटेशन पे आए, सर नेक्स्ट फ्लूइड्स पे आ गए, आप भी फ्लूइड्स पे आ गए। सेकेंड इज चैप्टर को कैसे अप्रोच करें। फर्स्ट इज लेक्चर्स में फुल अटेंशन पे करो, लेक्चर में फोकस होके पढ़ो, कोई डिस्ट्रैक्शन के बिना। लेक्चर देखते टाइम नोट्स बनाओ, उन नोट्स को घर जाके रिवाइज करो, और उसके बाद प्रैक्टिस करो, किसी बुक से प्रैक्टिस करो, या आपके पास अगर मटेरियल है किसी कोचिंग का, या कहीं कोचिंग जाते हो, वो प्रैक्टिस करो। एक बार ये सब कर लिया ऑनेस्टली, उसके बाद चैप्टर क्लोज, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर लो। बेस्ट इज, काफी बच्चे क्या होते हैं, चैप्टर की परफेक्शन के पीछे परफेक्शन को चेज करते हैं कि भाई सब, मतलब वो चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन उठा लेंगे, बोलेंगे देखेंगे कि सबसे टफ क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, और उससे वो ये इंप्रेशन ले लेते हैं कि भाई अभी ये चैप्टर मुझे पूरी तरह से आता नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। अगर आपने जो बेसिक मैंने बताया, लेक्चर, नोट्स का रिवीजन, प्रैक्टिस फ्रॉम क्वेश्चंस, अगर वो कर लिया, देन चैप्टर इज डन। उसमें कोई 100% परफेक्शन चेंज नहीं करना है। मैंने अपने साथ ये देखा है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स होते थे, वो क्लास में आते नहीं थे टेस्ट देने, टेस्ट के टाइम पे एब्सेंट हो जाते थे। मैंने फोन करते थे उसको, वो कहते थे कि भाई पढ़ा तो है हमने, बट अभी पूरा चैप्टर रेडी नहीं है। तो वो उनके माइंड में वही मेंटालिटी है कि चैप्टर में परफेक्शन नहीं आया अभी तक, टेस्ट कैसे दे दे। वैसे नहीं, जैसे आपने जो बेसिक काम कर लिया, उसके बाद आप बस टेस्ट दो उस चैप्टर के, वो टेस्ट के थ्रू ही आपका चैप्टर वो स्ट्रांग होते जाएगा। परफेक्शन को चेंज नहीं करना, सिंपल बेसिक्स काम किया, डन, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, तो फाइनली आने वाले एस्पायरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जेई मेंस भी अब 3 से 4 महीने रह गए हैं? आने वाले एस्पिरेंट्स को यही मैसेज देना है कि मेहनत करो, ऑनलाइन मोड में है या अगर ऑनलाइन जा रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, मेहनत करो, फोकस्ड रहो, और कंसिस्टेंटली 2 साल पढ़ाई करते रहो, डिस्ट्रैक्शंस में मत पड़ो, और 2 साल की मेहनत के बाद आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आप एस्पायर कर रहे हो। वो आईआईटी के कैंपस आपने देखे होंगे फोटोज वगैरह में, वो इवेंचुअली आपको वहां जाने का मौका मिल जाएगा, आपको अपनी मेहनत का फ्रूट मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आप बस 2 साल कंसिस्टेंटली फोकस्ड वे में हार्ड वर्क करते जाओ, रिजल्ट विल बी स्वीट। सो थैंक यू आरिश कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर की। काफी लोगों को आई होप इससे काफी हेल्प मिले होगी। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग इट। थैंक यू।